होता है, बैच वाइज कैसे काम करता है। कल आप लोगों ने प्राइस लेवल्स पढ़ा था, जिसमें कि आप लोगों ने कल ये पढ़ा था कि आप लोग अगर कोई भी आइटम्स यूज करते हैं तो उस आइटम्स के हम लोग अलग अलग रेट सेट कर देते हैं, ताकि अगली बार अगर किसी कस्टमर को माल बेचना हो तो हमें उसके रेट्स याद रखने की जरूरत ना पड़े। ये काफी आसान तरीका होता है। इसमें बस आप कस्टमर का नाम डालिए, उसके रेट्स अपने आप आ जाते थे। आज हम एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। प्राइस लेवल्स तो उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस उसमें एक नई चीज और ऐड कर देंगे, और वो है बैच वाइज। ये क्या होता है? अगर किसी कस्टमर या कहीं पे भी आप दुकान में माल बेचते हैं किसी भी दुकानदार को, या फिर आप किसी कस्टमर को माल बेचते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट में, तो कस्टमर आपको रिटर्न करने आता है प्रोडक्ट। बोलता है भैया ये फोन आपके यहाँ से ले गए थे, 2 दिन चला, उसके बाद इसकी बैटरी वैटरी सब फूल गई। तो हम उस प्रोडक्ट को देख कर कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी ही शॉप का है? कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना। तो बताइए आप लोग कैसे देखकर पहचानते हैं, या किसी दुकानदार को कैसे देखकर पहचानेगा? हर मोबाइल, हर प्रोडक्ट, जितने भी आइटम्स हैं, उन सब के अंदर एक बैच नंबर लिखा रहता है। बैच नंबर या तो आप लोगों का बार कोड के फॉर्म में होता है, और कहीं कहीं पे सीरियल नंबर के फॉर्म पे भी लिखा ही मिलेगा आपको। ये आप लोगों का बार कोड जो है, अगर ट्रेस कर लिया जाता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बैच वाइज रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना फोन वगैरह अगर खोलेंगे या उसका ढक्कन देखेंगे, साइड से हटाएंगे, तो पीछे आपको कोड लिखा हुआ दिखेगा, लंबा सा होगा। क्या कभी दो प्रोडक्ट का एक बार कोड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस बार आप लोग देख रहे हैं कि जो मैं सामान खरीद रहा हूँ जेएस सेंटर से, उस सामान में 2 पीस कॉर्बी खरीदे, और दोनों पीसेस के आप लोगों के बैच नंबर भी लिखे हैं। उसी तरह नीचे 3 पीस खरीदा, तीनों के बैच नंबर हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो इससे ये रहेगा कि इस बैच नंबर वाला प्रोडक्ट हमारे पास आया है। अब जब हम आगे चलकर जय मोबाइल को माल बेच रहे हैं, तो उसमें भी बैच नंबर लिख रहा है कि इसी प्रोडक्ट को जो हमने खरीदा था, उसी प्रोडक्ट में से एक बैच नंबर वाला माल बिक रहा है। नीचे भी आप देख रहे होंगे, गौरव को हम लोग माल बेच रहे हैं, तो जो भी पीस बेच रहे हैं, ऊपर खरीदे हुए बैच नंबर्स में से ही कोई एक पीस यहाँ पर बिक रहा है उसको। तो अगर इन फ्यूचर गौरव हमारे पास फोन लेकर आता है, बोलता है ये फोन आपका गड़बड़ कर रहा है, तो हम बैच नंबर से ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में था भी कि नहीं। आसान है। उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और ध्यान देनी है, और वो है, आपने पहले कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, तो इस बार हम लोग कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद हो, हम लोगों ने फीस कलेक्शन वाला पढ़ा था, बच्चों की ट्यूशन फीस, बस फीस कॉस्ट सेंटर से यूज किया था, तो वो यहाँ पर भी यूज होगा। हम लोग फेयरवेल पार्टी के लिए पैसा पे करेंगे, और ये जो टोटल अमाउंट है 1950, ये हम लोग 3 पार्ट में पे करेंगे। चाउमीन के लिए अलग, कॉफी के लिए अलग, और डिस्पोजल के लिए अलग। और उसके साथ साथ हम लोग मल्टी करेंसी का भी इस्तेमाल करेंगे। याद है आप लोगों को मल्टी करेंसी? डॉलर में हम लोगों ने माल बेचा था। आपको आंसर भी यहाँ दिखाई देगा। ट्रायल बैलेंस आपका इतना आएगा, और स्टॉक में आपके पास सैमसंग कॉर्बी 1 पीस रहेगा, बाकी सब बिक जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले 4 चीजें हैं इस बार: प्राइस लिस्ट, बैच वाइज, मल्टी करेंसी, और कॉस्ट सेंटर। तो ये चारों फीचर्स हमें एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो मैंने कंपनी खोल ली। और कंपनी खोलने के बाद अब हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में क्लिक करते हैं। हमें इसमें क्या क्या चाहिए? एक तो कॉस्ट सेंटर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? मल्टी करेंसी चाहिए। वैसे ये बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं, जब सवाल में आया उसी समय एक्टिव कर लीजिए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। चलिए अभी नहीं करेंगे, बाद में ही कर लेंगे। लेकिन इन्वेंट्री वाला हमें पहली बार से ही चाहिए। और पहला वाला क्या है? बैच वाइज। ये रहा, इसको हम पहले से ही एक्टिवेट करा लेते हैं, बैच वाइज। और साथ ही साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन कौन सा था? मल्टीपल प्राइस लिस्ट। हम लोग उसको भी एक्टिवेट करा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपनी में मल्टीपल प्राइस लिस्ट और बैच वाइज दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। प्राइस लिस्ट वाला स्क्रीन पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड।
अब हम लोग आइटम बनाना शुरू करें। पहला आइटम हमारे सामने आ गया। आइटम का नाम है सैमसंग कॉर्बी। ग्रुप यहां से डायरेक्ट बना लेते हैं। ग्रुप का नाम मैंने दे दिया मोबाइल, यूनिट में दे दिया पीसेस, और यहां तक तो सब सही है। लेकिन आप गौर करें तो यहां पर एक जगह फिर से लिखेगा कि क्या इस आइटम में बैच वाइज की जरूरत है। अब मैंने बैच वाइज एक तो एक्टिवेट कराया था फीचर्स में जाकर, और अब मुझे एक बैच वाइज आइटम में भी जाकर एक्टिवेट कराना पड़ेगा, क्योंकि फीचर में एक्टिवेट कराने का मतलब है हर किसी के लिए बैच वाइज एनेबल हो गया। लेकिन क्या हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं सब में बैच वाइज होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मोबाइल की दुकान में मान लीजिए कि हमारे यहाँ लोकल हेडफोन मिलता है, लीड मिलती है जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, मोबाइल कवर मिलते हैं, उसके साथ साथ मान लीजिए कि स्क्रीन कवर मिलते हैं, तो क्या स्क्रीन कवर में भी बैच वाइज होता है? ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्रोडक्ट आदमी ने खरीदा, कवर लेके गया, अब वो 4 दिन बाद आता है बोलता है भैया ये साइड से चटक गया, तो बोले उसमें हमारा क्या लेना देना, उसकी कोई गारंटी और रिटर्न थोड़ी था। तो उस केस में बैच वाइज उस आइटम का नो कर देंगे। जिस आइटम में बैच वाइज चाहिए सिर्फ उसी का एनेबल करिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आएगी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी चाहिए। क्या मोबाइल खरीदते समय आप देखते हैं एक्सपायरी डेट है कि नहीं है? मोबाइल में कोई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं देखी जाती। मोबाइल में तो भाई 1 साल की वारंटी है, मॉडल आया वो ले लिया। लेकिन क्या आप लोग खाना खरीदने या कोई भी इस तरह का खरीदने वाले प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जैसे कि खाने पीने वाले, तो उसमें जरूर देखते हैं। दवाइयां लेते हैं तो दवाइयों में क्या एक्सपायरी डेट होती है? होती है। अगर दवाइयां पता चला एक्सपायर होगी उसके बाद खाए तो आदमी झागो करने लगता है, ये भी तो रिस्क है। तो दवाइयां हो गई, खाने पीने वाले जितने भी प्रोडक्ट है सब में एक्सपायरी डेट होती है। इधर अजीब है, इधर अजीब। तो खाने पीने वालों के लिए एक्सपायरी डेट की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की भी जरूरत है। हमारे मोबाइल में ये सब नहीं होती। क्या कपड़ों में होती है एक्सपायरी डेट? आप लोग जब जीन्स खरीदने जाते हैं, जैकेट खरीदते हैं, तो क्या एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं उसमें? उसमें थोड़ी कुछ होती है। हम तो भारतीय हैं, हम जीन्स खरीदते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद जब वो छोटी हो जाती है तो छोटे भाई को दे देते हैं, ले तू पहन। तो छोटे भाई से भी छोटी हो जाती है तो उसको फिर हम बीच से मतलब नीचे काट देते हैं, फिर बना देते हैं कैपरी। और उसके बाद भी कैपरी के बाद जब और ज्यादा बेचारी दरक जाती है तो फिर मम्मी को दे देते हैं, मम्मी से 2 झोले बना देती है, एक बाएं पैर का एक दाएं पैर का। और आखिरी में झोला फिर पोछे में जाके सरेंडर होता है। तब तक पता चला जाता है कि जिस बच्चे ने खरीदी थी जीन्स वो कॉलेज में पहुंच गया है। तो हमारे यहाँ एक्सपायर नहीं होता कुछ। उसके बाद आ गया प्राइस लेवल। तो सैमसंग कॉर्बी का पहला प्राइस कितने का था? 5500 का। दूसरा कितने का था? 5900 का। और तीसरा कौन सा था? 6000। तो आपने देखा इस प्रोडक्ट में मैंने क्या क्या चीजें यस करा ली। इस प्रोडक्ट में आप लोगों ने देखा बैच वाइज भी यस करा दिया, एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट नो कर दी, और प्राइस लेवल डाल दिए सब। तीनों ही प्रोडक्ट में आपको ऐसा करना है। अब आप लोग सामान खरीदने के बारे में आ जाते हैं। पहला वाउचर परचेज का है। यहाँ हम वाउचर नंबर डाल देते हैं। वैसे आप यहाँ पर बिल नंबर डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन में बिल नंबर लिखा रहता है 343। कस्टमर का नाम क्या है जिससे हम खरीद रहे हैं? JS। ये हो गया सिंडिकेटर। क्या खरीदते समय भी हम प्राइस लेवल सेट करते हैं? नहीं, खरीदते समय कोई प्राइस लेवल नहीं, बेचने वाले का प्राइस लेवल सेट होगा। नीचे आते हैं। अब हम लोगों से बोला जा रहा है सैमसंग कॉर्बी खरीदने, कितने खरीदे? 2 पीस। अब देखिए दोनों पीस के वो आपको बैच नंबर पूछेगा। बैच नंबर का मतलब है पहला आइटम कितने का है? 1154। फिर वहां 1 पीस डालिए। फिर दूसरा आइटम, इसमें हमने 2 पीस खरीद रहे हैं ना, दूसरे का बैच नंबर क्या है? 2114। अगर 10 खरीदे तो 10 के बैच नंबर अलग अलग चढ़ते हैं। तो यहां देख रहे होंगे, यहां लिखा आइटम बैच डिटेल्स सैमसंग कॉर्बी के। अब रेट डालिए। रेट कितना है इसका? 5000। तो इस बार आपने देखा हम प्रोडक्ट जो खरीद रहे थे उस प्रोडक्ट में बैच नंबर भी आ रहा है। हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी नो कर दी, वरना वो भी आता। और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। लीजिए माल आ गया हमारे पास। अब वाउचर नंबर 2 पे जाते हैं। वाउचर नंबर 2 सेल का। सेल पे गए, यहाँ पार्टी नेम, किस कस्टमर को माल बेच रहे हैं?